नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके साथ उपस्थित हैं। राजा भाई, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में एक बार फिर। लंबा अरसा बीत गया और हम शुरुआत इंदौर के महापौर के चुनाव को लेकर करना चाहते हैं। राजा भाई, हॉट टॉक में हमने दिसंबर, फिर फरवरी, फिर अप्रैल, ये 3 बार इस विषय पर हम बातचीत कर चुके हैं और आपका स्पष्ट ऐसा मानना था कि इंदौर नगर निगम को जो भी महापौर के तौर पर अपनी सेवाएं दे, वो व्यक्ति महापौर नहीं एक सीईओ के रूप में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी वो बात सही भी साबित हो रही है। नए महापौर पुष्यमित्र भार्गव जो जुडिशरी की फील्ड से जुड़े रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी लंबा अनुभव है और उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, दरअसल जब हमने जितने बार भी इस संदर्भ में टॉक शो किया कि इंदौर को अब एक सीईओ की आवश्यकता है, एक बिजनेस लीडर की आवश्यकता है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका एक अपना एक विज़न हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उसका एक अपना इमेजिनेशन हो, उसके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट हो कि अगले 15-20 साल का दृष्टिकोण लेकर साथ में चले। हमारे सीईओ से मकसद या बिजनेस लीडर से मकसद यही हुआ करता है कि उस व्यक्ति का एक अपना दृष्टिकोण हो, टेक अवे का, कि हम जहाँ आज खड़े हैं इसके अगले 15 साल 20 साल बाद हमारी कंपनी है। क्योंकि देखिए, बिजनेस लीडर या सीईओ एक लंबा विजन लेके चलते हैं, वो कंपनी के लॉन्ग टर्म विज़न की बात करते हैं। तो अब ये शहर भी जो है दरअसल एक कंपनी के रूप में ही काम कर रहा है ना। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जो है ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं, ग्रीन मसाला बॉन्ड भी शहर के लिस्टेड हो चुके हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी हमारे यहाँ के बॉन्ड लिस्टेड हैं सर, बीएससी में भी लिस्टेड हैं। तो कंपनी से आधार ये तात्पर्य यही रहा ना कि सीईओ इस टाइप का व्यक्ति हो। तात्पर्य ऐसा ही है कि जिसका शहर की तरक्की को लेकर, शहर के स्टेक होल्डर्स को लेकर सबकी चिंता रहे। और आपने ठीक कहा कि पुष्यमित्र भार्गव इस फ्रेम में फिट बैठते हैं। फिट इसलिए बैठ रहे हैं कि एक तो बहुत ही यंग लड़के हैं, वो मोर और लेस 40 साल की उनकी उम्र है, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो उस फील्ड का एक्सपीरियंस है जहाँ पे कागज़ों पे लिखित में एक एक शब्द की कीमत होती है। वो हाई कोर्ट के अंदर जब सेवाएं दे रहे थे, तो आप अंदाज़ लगा लीजिए, हाई कोर्ट में जो व्यक्ति काम करते हैं वो एक एक शब्द की, एक एक अक्षर की उनकी कीमत होती है, और वो हाई कोर्ट के जजेस से इंटरेक्शन करते हैं। तो पुष्यमित्र भार्गव के साथ ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत मजबूत व्यक्ति साबित होंगे। वो हर दस्तावेज पे लीगल ओपिनियन के मामले में खुद मास्टर हैं, इसलिए उनको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार को खुद ही तो लीगल ओपिनियन दे रहे थे ना इतने समय तक। ठीक है, तो इस लिहाज से हम बात कर रहे थे कि शहर को एक बिजनेस लीडर चाहिए, सीईओ चाहिए, और उस फ्रेम में वो मोर और लेस फिट बैठते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहना है कि शहर की सरकार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और पुष्यमित्र भार्गव नए महापौर के तौर पर शपथ ले चुके हैं। उन्होंने अपने काम की शुरुआत भी कर दी है। पहले दिन शायद वो ट्रैफिक के सिग्नलों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आए, कंट्रोल रूम पर पहुंचे, तमाम सारे उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिए हैं। और जो मुझे लगता है कि जोनल ऑफिसर्स से वे अपनी दौरे की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे शहर के वार्डों में जाएंगे। निश्चित तौर पर एक आदमी जो जुडिशरी की फील्ड से निकल कर आया है और सामान्य जनता के बीच जाना एक बड़ी चुनौती है, उनके कामों को अंजाम देना और कहाँ कहाँ समस्याएं आती है उसको भी देखना, उनको पूरा करना बड़ी चुनौती, बड़ी जवाबदारी। लेकिन पुष्यमित्र भार्गव, जैसा राजा भाई कह रहे हैं, बेहद काबिल आदमी है, काबिल इंसान है, जो अपने काम को उम्मीद है एक अच्छे से गति दे पाएंगे। शहर में राजनीतिक वातावरण जो बना हुआ है या नगर निगम की जो छवि है उससे अलग हटकर वे काम करेंगे, क्योंकि वे कानून के जानकार हैं। नगर निगम में जो कुछ भी होता रहा है उससे अलग हटके निश्चित तौर पर वे काम करेंगे। कहाँ क्या हो सकता है और कहाँ क्या नहीं होगा और क्यों ये नहीं होगा, इन सब बातों की उन्हें जानकारी। बहरहाल राजा भाई, आपने ठीक कहा कि शहर को एक सीईओ की आवश्यकता है, पुष्यमित्र भार्गव काबिल हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो पैसा अब मुझे लगता है थोड़ा कम होगा शहर में आना, और आने वाले समय में ये चुनौती सबसे बड़ी होगी कि वित्तीय संसाधन और वित्त विभाग को महत्वपूर्ण ढंग से एडजस्ट करना, वित्त जुटाना बड़ी चुनौती होगी। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन मॉडल प्लस ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप्स के मॉडल जिससे शहर की सरकार को
टैक्स मिले, प्रॉपर टैक्स मिले और सबकी टैक्स की रिकवरी हो। ये बड़ा चैलेंजेस आज से नहीं, लंबे समय से रहा। कोई भी महापौर रहे हैं उनके समय से चैलेंजेस रहा है। कई बार आपने देखा होगा कुछ महापौरों ने एक VRS की प्रक्रिया चालू की थी, वॉलंटरी डिक्लेरेशन की चालू की थी, कि जो आपका मतलब 7 टाइम सेटलमेंट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की आपने देखा। लेकिन अब शहर की सरकार को स्थानीय मॉडल को मजबूत करने के लिए सेल्फ डिपेंडेंसी पे काम करना पड़ेगा। कि देखिए, केंद्र की जो योजनाएं होती है, चाहे स्मार्ट सिटी की हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे डेवलपमेंट की हो, उन मुद्दों पे जो फंड इशू होता है वो तो खैर होता ही है, लेकिन आपका सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्या है उस पर चिंतन इनको करना पड़ेगा। कैसे कैसे टैक्स इस शहर में, चाहे देखिए पानी और प्रॉपर्टी टैक्स जो है मोर और लेस जो आता है वो वापस फैसिलिटेट करने में ही लग जाता है। शहर के डेवलपमेंट के लेकर नई योजनाएं लाना पड़ती है। एक स्टार्टअप की जो ये लोग बात कर रहे हैं, अच्छी थ्योरी है कि स्टार्टअप का एक अलग से नगर निगम का उसका इस्टेब्लिशमेंट हो, उससे भी शहर में एक फ़ंड रेज होंगे। प्लस लोकल बॉडीज़ में क्या क्या ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे शहर की तरक्की में भागीदार बने। शहर, चूँकि ये इंदौर शहर की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर चलने वाला शहर है। ये एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन शहर है। ये शहर खुद तरक्की खुद करता है, सरकार उसको केवल फैसिलिटेट करे ना तो भी ये शहर चल पड़ता है। इस शहर में यदि कॉरपोरेशन की बॉडी शहर को फैसिलिटेट करे, लोगों को, बिजनेस क्लास के लोगों को, तो भी शहर की तरक्की चल पड़ती है, क्योंकि शहर सेल्फ ड्रिवन बिजनेस क्लास शहर है, एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन शहर है। एक दूसरी बात आप देखिए कि अब परिस्थितियां जो बदल रही है उस आधार पे देखिए। अब आप जब बात करते हो 2022 से लेके, तो आपका अगला 20 साल का विजन क्या है? मेट्रो आपके पास आ रहा है, तो मेट्रो के रूट, मेट्रो का साधन का उपयोग हो, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना वेल अप टू डेट हो, लोग अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इस दिशा में भी इनको फैसिलिटेट करना पड़ेगी, चाहे AICTCL हो, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो। सबसे बड़ी बात ये भी है इस शहर के अंदर, ये शहर आज भी ट्रेडर क्लास शहर है ना, तो एक हैबिट डालना पड़ेगी लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, आपने भी ट्रैफिक का जिक्र किया कि पुष्पमित्र भार्गव सिग्नल्स पे खड़े रहे। रोज़ तो सिग्नल पर नहीं खड़े हो सकता ना कोई भी आदमी, पुलिस भी नहीं हो पाती है रोज़ तो ये इंदौर शहर जब स्वच्छता का ब्रांड बना तो कैसे बना? सिटीजनशिप एंगेजमेंट से बना। हर नागरिक ने अपना दायित्व समझा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए और उसने कंट्रीब्यूट किया अपने तरफ से। वैसे ही ट्रैफिक यदि चैलेंज है तो इस चैलेंज को भी सिटीजनशिप एंगेजमेंट के आधार पे ही इसको मॉडल बनाया जा सकता है कि हमारे शहर का ट्रैफिक इतना बदतमीज और बिगड़ेल क्यों है। हमारे शहर के ट्रैफिक में हम मतलब जब भी सिग्नल को या रॉन्ग साइड या रफ़ ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग करते हैं, उस समय हम अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगते हैं ना। ये एक बड़ा हमारे शहर की बड़ी प्रॉब्लम है। हम नेता और भैयाओं के चलते इस शहर के कानून को बड़ा समझने लगते हैं। इस चीज़ को भी समझना होगा कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। जो आपने रेवेन्यू मॉडल की बात की, तो रेवेन्यू मॉडल में देखिए इंदौर आज ग्रोइंग शहर है, इसमें ऐसे कई स्टार्टअप और कई योजनाएं लाना पड़ेगी कि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल यहाँ खड़े हो, उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो, शहर की तरक्की भी हो। बिल्कुल ठीक कहा राजा भाई आपने। इंदौर को लेकर तमाम सारी आपकी बातें, प्रेडिक्शन, उस पर हमने बात की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, ये ड्रामा चला। आपने बहुत सारे प्रेडिक्शन उसको लेकर किए थे और आज शपथ ग्रहण समारोह हो उसके पहले ही आपने सुबह लिस्ट भी डाल दी थी। तमाम मंत्रियों ने आज शपथ भी ले ली, शिंदे गुट और भाजपा की तरफ से। तो इतना लंबा समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे गुट है उनको सरकार बनाने में क्यों लग गया? क्या वो पेश थे, क्या कारण थे? देखिए, दरअसल जब सरकार को बने तकरीबन आज मोर और लेस 35 से 40 दिन हो गए, जो मुझे याद आता है। 23 तारीख को शपथ थी और आज अपन बात कर रहे हैं 9 तारीख को, तो 39 दिन हो गए हैं। इन 39 दिनों के पीछे 2 बड़े कारण थे। एक तो मामला सब्जुडाइज और लिटिगेशन में भी है कि क्या जो एकनाथ शिंदे कैंप ने जो क्लेम कर रखा है कि हम ही अब मूल शिवसेना हैं, और शिवसेना का जो क्लेम इन्होंने किया था कि अब इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने एक दरख्वास्त दे रखी है अपने मतलब उस लोगों के लिए कि अब मूल शिवसेना हम हैं। तो एक ये मामला अंडर सब्जुडाइज था, इस कारण जल्दबाजी नहीं हो रही थी कैबिनेट एक्सपांशन को लेकर। दूसरी बात, जो एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग आए थे उसमें ये भी देखना था भाजपा को, उनमें से कितने लोगों को एडजस्ट किया जाए और भाजपा से कितने लोगों को एडजस्ट किया जाए।
तो आज आपने देखा होगा कि 18 लोगों की सूची आई है, उसमें से 9 का फिगर लिया है, 50% उनको और 50% भाजपा के लोगों को एकोमोडेट किया उसके अंदर। तो ये अंडर डिस्कशन था, अंडर कंसिडरेशन था कि किस किस को मंत्री बनाया जाए, और पहले ये देखा जा रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस मामले में। देखते हैं क्या कोई ऐसा पेच है जिसके कारण सरकार वापस गिर जाए, जिनकी शपथ हुई है वापस खारिज हो जाए, क्या ऐसा कोई पेच फंसता है, क्या इलेक्शन कमीशन से कोई ऑर्डर पास करती है जिसमें शिवसेना की स्टेक होल्डरशिप एकनाथ शिंदे के पास चली जाए। इस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था। अभी भी मैटर सब जुडाइज है, चल रहा है, लेकिन 40 दिन होने को आए, इसलिए आज कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ। डिले होने के 2 ही बड़े कारण हैं, मैटर सब जुडाइज रहा और कॉमन कंसेंसस बनाना वाला बहुत बड़ा मैटर नहीं था, 50-50% इनको कंसिडर करना था, वो कर लिया। लेकिन सब जुडाइज था, इलेक्शन कमीशन के पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास था। उद्धव ठाकरे ने अपना क्लेम कर रखा है कि और ओरिजिनल शिवसेना की ऑनरशिप उन्हीं के पास है। एकनाथ शिंदे ने क्लेम कर रखा है कि शिवसेना का क्लेम उनका बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मद्देनज़र ये डिले हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि बिहार में जो एनडीए का गठबंधन था टूट चुका है। जो वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था वो टूटने के कगार पर है, या ऑलमोस्ट टूट चुका है। और इसकी औपचारिक घोषणा शाम 4 बजे नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जब पहुँचेंगे तब वे कर देंगे। और दूसरा डेवलपमेंट वहाँ पर जो है कि आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिसकी अगुवाई उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कांग्रेस और अन्य दलों ने भी उस नीतीश कुमार को अपने समर्थन की चिट्ठी लगभग सौंप दी है। तो कहीं ना कहीं एक नया डेवलपमेंट बिहार में होने जा रहा है। बिहार में इस तरह का डेवलपमेंट होना, जब केंद्र की सरकार तमाम सारी जगहों पर अपनी सरकार बनवाने के लिए नए नए प्रयास कर रही है, तरह तरह से प्रयास कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, कई अन्य राज्यों में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। तो वो क्या कारण थे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरह के सहयोग और सब चीज़ें होने के बावजूद नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट रहा है, टूट गया है लगभग, और फिर नीतीश कुमार और आरजेडी और कांग्रेस और अन्य दल मिलकर सरकार बनने की कोशिश करने जा रहे हैं? क्या लगता है राजा भाई इसको? देखिए, नीतीश कुमार देश के एक ऐसे राजनेता हैं जो हमेशा पावर में रहे हैं। सरकार किसी की भी रहे, नीतीश हमेशा पावर में रहे हैं। मैं ये बात शरद पवार के लिए भी लंबे समय तक कहता रहा कि शरद पवार भी एक मौसम वैज्ञानिक जो राजनीति के बहुत तगड़े हैं, उनको पावर में रहना आता है। तो वही परिस्थितियां नीतीश कुमार के साथ रही। नीतीश कुमार, आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2013 में बीजेपी से अलग हुए थे नीतीश, फिर जुलाई 2017 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ फिर जुड़ गए, फिर अगस्त में 2022 में बीजेपी से अलग हो गए नीतीश। तो नीतीश जुड़ते हैं और बिछड़ते हैं, इसके पीछे उसकी थ्योरी क्लियर है। नीतीश ये समझ जाते हैं कि अभी हमारे पक्ष में है या नहीं है। नीतीश को खुद के सर्वाइवल की चिंता हमेशा रही है, और नीतीश देश के वो स्टॉलवर्ट पॉलिटिकल लीडर हैं जो लालू और नीतीश के जोड़े ने एक लंबे समय तक कमाल किया बिहार के अंदर और देश की राजनीति के अंदर। अभी यदि अपन मौजूदा दौर की बात करें कि ये परिस्थितियाँ क्यों बनी, तो इसकी न्यू मोर और लेस मार्च अप्रैल में डल चुकी थी सर। मार्च अप्रैल के अंदर नीतीश अपने आप को डिसकम्फर्ट महसूस करने लगे थे बीजेपी के साथ। भाजपा के साथ नीतीश इस अलायंस में, इस बार वाली सरकार के अंदर बहुत कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, भले वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको बीजेपी की जो इंटरफेरेंस है बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। और मुझे तो जो लगता है ये आरपी सिंह वाला जो मैटर चल रहा है, ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड होगा कि इसको आरपी सिंह को क्यों ना एकनाथ शिंदे बना दिया जाए। उसके जैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर भाजपा लेकर आई, उसी थ्योरी पे इसलिए नीतीश समझ गए कि ये भाजपा के हाथों में तो नहीं खेल रहे हैं। उसके पहले नीतीश ने उन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप मंड दिए कि भ्रष्टाचार के आरोप मंडने के बाद सेल्फ उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा पार्टी से भी, और ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। जैसे एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास थे लेकिन भाजपा के हाथों में खेलकर भाजपा के साथ आ गए, वैसे ही ऐसा माना जा रहा था आरसीपी का ऐसा ना हो कि बीजेपी के हाथों में खेल रहे हो। नीतीश कुमार इसको भांप चुके थे, तो ये एक बड़ा कारण। लेकिन अभी मुझे लगता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अलायंस जरूर टूट रहा है, लेकिन बीजेपी अभी भी कोई ऐसा दाव खेलेगी जिससे अपना क्लेम मजबूत करने के लिए, वो अपना मुख्यमंत्री पेश करने के लिए, अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए कोई इक्वेशन बनाने के लिए विचार करेगी। स्पीकर इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, हर जगह स्पीकर का रोल महत्वपूर्ण होता है, और यदि स्पीकर रोल प्ले करते हैं तो स्पीकर के रोल के बाद ही फोरम तय करता है, फिर मामला कोर्ट जाता है। तो आज देखिए, जैसा आपकी और मेरी जानकारी में है कि आरजेडी को कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन मिल चुका है। अब आरजेडी जेडीयू के साथ जा सकती है, जिसकी संभावनाएं प्रबल हैं।
तो फिगर तो मैजिक फिगर इनके पास हो रहा है, लेकिन भाजपा को, अमित शाह को बहुत टेकन टू बी ग्रांटेड तो नहीं लिया सकता है, क्योंकि ये लोग तो चलती सरकारें गिराने में माहिर है ना सर। जो पार्टी चलती सरकारें गिराने में माहिर है वो अपनी सरकार को अपने हाथ से कैसे जाने देगी, इस पर भी चिंतन बरकरार है। नीतीश 4 बजे के आसपास जाने वाले हैं, ऐसी सूचना है। लेकिन अभी तेल और तेल की धार देखना जरूरी है। राजनीति में जो कुछ दिखता है वो होता भी नहीं, ध्यान रखिए आप, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश पावर में रहना जानते हैं, उनको मालूम पड़ गया कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी यदि पावरफुल रहना है और भाजपा की परिस्थितियां ठीक नहीं दिख रही होगी, उनके साथ इक्वेशन ठीक नहीं बैठ रही होगी, तब नीतीश बीजेपी को छोड़ रहे हैं। अदरवाइज ध्यान रखिए, नीतीश ने, आरजेडी ने खिलाफ चुनाव लड़ा है ना, आपस में खिलाफ ही चुनाव लड़ा, उसके बाद एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। कोई ना कोई कारण ऐसी परिस्थितियां बन रही होगी, बीजेपी के साथ उसको सफोकेशन महसूस हो रहा है। सही बात है। राजा भाई ने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि शरद पवार भी इसी तरह के चतुर राजनेता थे जिन्हें पता था कि सत्ता का समीकरण सत्ता की सोच जा रही है। रामविलास पासवान भी एक ऐसे ही नेता थे, और हाल जो सरकार है इसमें रामदास आठवले भी एक ऐसे ही नेता हैं। तो ऐसे कुछ नेता हैं जिन्हें पता है कि सरकार किसकी बन रही है, किसके साथ रहना चाहिए, और वे सत्ता के साथ रहने में हमेशा कामयाब हुए। बहरहाल राजा भाई अभी बता भी रहे थे कि अपना पटना में दो रविशंकर प्रसाद जा रहे हैं, 2 बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है। बिल्कुल, सुशील मोदी वहाँ जा रहे हैं, लेमेश 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे वो। अभी तो अभी बीजेपी अपने पर कार्ड थोड़ी खोल रही है, बीजेपी देख रही, वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रही है। बीजेपी को तो सरकार बनाने में मास्टरी है ना सर, चलती सरकारों को गिराने में और अपने सरकार बनाने में मास्टरी है उनकी। तो इतना आसानी से तो नहीं लिया जा सकता कि नीतीश कुमार छोड़ के आरजेडी के साथ चले जाएंगे और सरकार बन जाएगी। कोई ना कोई टेक्निकल लीगल पेच भाजपा फंसा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह और सुशील मोदी जैसे कुछ नेता शाम 4 बजे पटना में लैंड कर रहे हैं। वहाँ परिस्थितियाँ क्या बनेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात राजा भाई की बहुत मार्के की है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व जो सरकार ने बनाने की हमेशा कोशिश करता है, कामयाब होता है, वह इतनी आसानी से अपनी सत्ता बिहार में जाने नहीं देगा। बहरहाल आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में सत्ता किसकी होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके सहयोगी कौन होंगे, तब तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।